अभी हम लोग देखेंगे गांधीवाद। ठीक है, दो वेस्टर्न आइडियोलॉजी हम लोगों ने देखी, एक तो लिबरलिज्म और दूसरा सोशलिज्म। अब गांधीनिज्म हम लोग देखेंगे, फिर मार्क्सिज्म और फांसीवादी अराजकतावादी जो भी है सब देखते जाएंगे। ठीक है, समुदायवाद में ये बात हुआ है कि हमें कम्युनिटीज पे ध्यान देना चाहिए, और मल्टीकल्चरलिज्म में जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, उन पे ध्यान देने की बात है। हाँ ठीक है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। अब जैसे जो मुख्य धारा से पीछे है भारत में, उनको क्यों रिजर्वेशन देते हैं? न्याय के आधार पे। ठीक है, उसी तरीके की सोच है उसमें भी। ठीक है, देखिए गांधीयन आइडियोलॉजी जो है, इसको समझने के लिए हमें कई एरिया में काम करना है। एक तो पहले ह्यूमन नेचर के बारे में इन्होंने क्या बताया, मानवीय प्रकृति। फिर राज्य के बारे में क्या है, स्टेट थ्योरीज इन्होंने कैसी बताई। ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए क्या बातें इन्होंने बताई हैं। औद्योगिकरण और पश्चिमी सभ्यता के बारे में क्या बताई। फिर वर्ग संघर्ष के बारे में क्या बातें बताई। ठीक है, वर्ग संघर्ष का इन्होंने विरोध भी किया है, या अगर अपनी बात को उठाना है तो कैसे संघर्ष के जगह पे सत्याग्रह अच्छा होता है, कैसे हिंसा के जगह पे सत्याग्रह अच्छा होता है, ये तमाम बातें हमें देखनी है। तो प्रश्न अगर होगा तो सत्याग्रह से होगा, प्रश्न होगा तो सर्वोदय से होगा, ह्यूमन नेचर से होगा। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध क्या बातें हुई, या औद्योगिकरण के विरुद्ध क्या बातें हुई, या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने कॉपी कर ली संसदीय प्रणाली, उस संसदीय प्रणाली के विरुद्ध जो ये बातें कहते हैं, ऐसी चीज़ों पे सवाल उठेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसमें यही जानना है कि भाई ये आध्यात्मवादी विचारधारा है। आइए जरा लिखिए थोड़ा सा, गांधीवाद। गांधीवाद एक विशिष्ट विचारधारा नहीं है, बल्कि कई विचारधाराओं का समन्वय है। कई विचारधाराओं का समन्वय है। कई विचारधाराओं का समन्वय है, जिसमें जिसमें महात्मा गांधी जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा मानवीय प्रकृति, मानवीय प्रकृति कॉमा राज्य स्वतंत्रता, राज्य स्वतंत्रता, कॉमा संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, कॉमा वर्ग संघर्ष डैश सत्याग्रह, वर्ग संघर्ष डैश सत्याग्रह, सर्वोदय, सर्वोदय,
इत्यादि के संदर्भ में, इत्यादि के संदर्भ में इत्यादि के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है, अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है। अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नीचे लेफ्ट साइड में लिखिए मानवीय प्रकृति, ह्यूमन नेचर। मानवीय प्रकृति, ह्यूमन नेचर। ठीक है, देखिए भाई, गांधी जी बहुत सहज तरीके से चीज़ों को बताए हैं। ठीक है, और जो भी हम वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं उन चीज़ों से प्रेरित और ना ही प्रभावित रहे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि रिलीजन को जीवन से बहुत अलग नहीं किया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसलिए कई लोग कंफ्यूज होकर के गांधी को भी फांसीवादी कह देते हैं, ये फासिस्ट नेचर के ये थे। जैसे जेएनयू में पढ़ा लिखा मूर्ख भी कह देता है ना। तो अब अरेस्ट भी हो गया है ना, हेडक्वार्टर शाहीन बाग ही था। ठीक है, बहुत सारा बात, पीएफआई एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके तरफ से भी ऐसा होता है। तो ये सब डिस्टॉर्टेड है, लेकिन सही समझ को बनाना है कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में रिलीजन को अलग क्यों किया गया और गांधीयन थॉट्स में ऐसा क्यों नहीं है। अब जैसे राजशाही उधर भी थी इधर भी थी, लेकिन दोनों में कुछ अंतर था। जितने प्रतापी और नैतिक राजाओं की कहानियां भारत में हैं, इतने पश्चिमी दुनिया में हैं। इटली ढूंढोगे तो या जर्मनी मार्कस ओरिलियस जैसा कोई मिल जाएगा, उसके बाद जल्दी कोई मिलेगा नहीं। ज्यादा क्या मिलेगा, क्रूर भौतिकवादी कि भाई बहन को भी नहीं छोड़ा, ऐसा होगा, है ना। मतलब विलासिता का चरम पहुंचाया हुआ होगा, भौतिकवादी, मर्डर, छत विछत कर देना, है ना, रिलीजन के नाम पे ओवर एक्सट्रीमिज्म करना, ऐसी एक नारकीय और ऐसी जिंदगी जीने वाला राजा होगा। इसी की स्टोरी, इसी की कहानी यूरोप में आपको मिलेगी। यहाँ पे ढूंढोगे तो कभी राजा अशोक, अकबर द ग्रेट, कभी दीन इलाही, सर्वधर्म संभाव, बड़ा अजीब विक्रमादित्य, एक पर एक लोग मिलते रहेंगे। इधर फर्क है। तो इसलिए पश्चिमी जितने फिलोसोफर हैं, पश्चिमी जो सोच है उसमें क्या है, रिलीजन को और स्टेट को बिल्कुल अलग करने का बात कहा गया है। ठीक है, धर्म और राज्य में अलगाव होना चाहिए, और गांधीवादी विचारधारा में आध्यात्मवादी चीजें अंतर्निहित है। इन्होंने ये माना कि भारत में देखो धर्म को अलग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो बिना धर्म का वहां होता है ना, यहाँ धर्म के साथ ही हो जाता है। ठीक, तो इसलिए अगर सेकुलरिज्म को भी देखें तो धर्म का, एक तो पहले धर्म का भारत में जो मतलब है वो नहीं है कि खास तरह के धार्मिक आचरण को अपनाना, फिक्स तरह के पैटर्न को अपनाना। हमने जीएस में पंथ निरपेक्षता ये सब पढ़ाया था, पता नहीं अगर आप उसमें थे सारे लोग तो ये सब देखे होंगे। धर्म का संबंध यहाँ कर्तव्य भाव से है, राइटियसनेस से है, कर्मण्यता से है। जैसे गीता में भी ध और म खत्म होता है, गीता की शुरुआत ध से, और मतलब धर्म है वो, और उसमें बात क्या क्या, कर्म योग पर सबसे ज्यादा बल है। ठीक है, एक खास रिलीजियस टेम्परामेंट हमारे यहाँ दिखता नहीं है। तो ह्यूमन नेचर में रिलीजन को, आध्यात्म को उन्होंने इनबिल्ड माना, तो मैकियावेली से आइडिया हट जाएगा। मैकियावेली कहते हैं मनुष्य स्वार्थी होता है। भारत में कहाँ स्वार्थी लोग मिलते हैं, इतना उतना स्वार्थ का चरम कहाँ दिखता है। और धर्म की वजह से ही वो डाउनवर्ड है थोड़ा,
चलिए एक मंदिर में 35 किलो दिया, कोई मस्जिद में कुछ देता होगा, कहीं कोई ध्यान करेगा, कुछ करेगा, है ना, रिलीजन के ही नाम पे किया। तो दान, तप, सेवा, ऐसी भावनाएं हमारे यहाँ बहुत पहले से रही हैं। तो इससे रिलेटेड ही उन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की। ठीक है। अब जैसे पश्चिमी दुनिया में प्रकृति के बारे में, तो उदारवाद में क्या है कि व्यक्ति, उदारवाद एक पश्चिमी अवधारणा है, लिबरलिज्म, व्यक्ति अपना सोच बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, उसमें पहल कर सकता है। पहल किया, सारी प्रकृति को काट करके होटल बना दिया, कैपिटलिस्ट हो गया। बहुत अच्छा हुआ। आज भाई ट्रम्प को भी बोलते हैं ना कि देखो यार, दो चीज तो मैं चाहता ही हूँ, शुद्ध हवा और पानी। ये बोल रहे हैं ना, 156वें अमीर आदमी है, उनको भी ये एहसास हो रहा है। तो प्रकृति प्रेम में भी छुपा हुआ है। भारत में क्या है, प्रकृति को हम कोई प्रोडक्ट नहीं समझते हैं कि इसको काट करके इस्तेमाल कर लें और हमारा चयन इतना ज्यादा हो। इसीलिए उनका स्टेटमेंट भी आता है कि लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है, लालच के लिए क्या है, संसाधन कम पड़ जाएंगे। जब हम भी काट कूट के सब समाप्त करेंगे बायोडाइवर्सिटी, तो हम भी बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेचुरलिस्टिक वे में, आध्यात्मिक वे में मानव की प्रकृति को स्वीकार किया गया है। और उसमें 5 चीज है जो हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं। वर्चू, 5 वर्चू, हाँ, गिवन बाय महात्मा गांधी। क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। वो ऐसे मानवीय प्रकृति में विश्वास करते हैं, मतलब उनके सारे ताने बाने इसी के आधार पे बुने गए। पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी सोच के आधार पे नहीं है, भौतिकवादी विचारधारा नहीं है, प्रकृति को प्रोडक्ट नहीं मानता है ना। धर्म को बहुत अलग करने की आवश्यकता नहीं है राज्य से। जब धर्म ही कर्तव्य है, कर्तव्य धर्म है, और वो उसमें सेवा भाव और दूसरों का हित छुपा हुआ है, तो ऐसे धर्म को अलग करने का जरूरत क्या है। इन्हीं अर्थों में धार्मिकता और सांप्रदायिकता में अंतर भी हो जाता है। भारत के लिए धार्मिकता खराब नहीं है, सांप्रदायिकता खराब है। जब हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, मतलब एक ही धर्म, एक ही प्रैक्टिस को एकदम उसको जोरदार तरीके से इमोशन के साथ लागू करने की बात करने लगते हैं, तब वो बिगड़ता है और तब वो हिंदू मुस्लिम राइट और ऐसा चीजों का रूप लेता है, या जो भी उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स है देखते हैं, या उसको फासिस्ट कह सकते हैं। लेकिन धार्मिकता खराब नहीं है। और इन्हीं अर्थों में रिलीजन और धर्म का अंतर भी हम लोग देख सकते हैं। पश्चिमी दुनिया में रिलीजन में एक फिक्स चीज है, उससे हट के नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने राज्य से दूर किया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ फिक्स है ही नहीं, है ना, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो लिखिए पहले तो ह्यूमन नेचर में, पॉइंट्स में भी लिखिएगा, कहीं एनालिसिस भी लिखिएगा। तो इसमें लिखिए, महात्मा गांधी के द्वारा पाश्चात्य चिंतकों के विपरीत, पाश्चात्य चिंतकों के विपरीत मानवीय प्रकृति पर बल दिया गया है। दूसरा, मैकियावेली हॉब्स जैसे चिंतक यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है,
स्वार्थी होता है, जबकि महात्मा गांधी के विचार नैतिक, व आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के हैं। नैतिक व आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा मानवीय प्रकृति ह्यूमन नेचर को सद्गुण वर्चू से जोड़कर देखा गया है। सद्गुण से जोड़कर देखा गया है। अर्थात मनुष्य स्वभावतः दुर्गुण से दूर, स्वभावतः दुर्गुण से दूर, एक नारियल पानी मंगाना, स्वभावतः दुर्गुण से दूर रहते हुए शुभ परिणाम की प्राप्ति हेतु अग्रसर होता है। है ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत विचारों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पहलुओं पर बल दिया गया है। ठीक है, एथिक्स में हम लोग यही सब इस्तेमाल करते हैं, यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, मोरल आइडियाज़ पढ़ने में, अब अभी मोरल आइडियाज़ नहीं पढ़ना है, एथिक्स में पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा, वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। तो सत्य पे रहना चाहिए भाई, मनुष्य स्वभावतः सत्य बोलने वाला है, उनका ये सोच था। क्यों? क्योंकि झूठ बोलेंगे आप तो याद रखना पड़ता है, नेचुरल नहीं है ना। आध्यात्मवादी जब भी होंगे, प्रकृतिवादी होंगे विचार, तो क्या होगा भाई, सत्य पे ही, सत्य बोलेगा तो एक जैसा उसको रखना पड़ेगा, उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। सत्य की विजय होती है और सत्य की हार,
ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा गया है। क्यों होती है? कि वो सत्य बोलने वाले का एनर्जी बचा रहता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, हैं? वो अपने काम पे ध्यान देता है। सत्य पे टिके कैसे रहेंगे, उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के माध्यम से कहा, जो एथिक्स वगैरह में पढ़ते। कम बोलो, एनर्जी बचाओ, ज़्यादा सुनो, दूसरे का ध्यान रखो, दूसरे को पत्ता खोलने दो, पहले अंत में बोलो, है। कई मीटिंग में चुपचाप रह के उठ के चले जाते थे। एक ही बार एक बात बोलेंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे, हैं। तो कम बोलने वाले का असर ज़्यादा होता है। ज़्यादा बोलेगा तो कुछ झूठ निकल जाएगा, गलती हो जाएगा, फिर उसको सही साबित करने के लिए ईगो में आपको 1 लाख झूठ बोलना पड़ेगा, तो सत्य टूट जाएगा। सत्य पे चलने के लिए फास्टिंग करिए, है ना। फास्टिंग करने से बॉडी डिटॉक्स होता है और नेचुरलिस्टिक होता है। आत्मा की आंखों से चीज़ों को देखता है ना। तो वो प्योरिटी, इंटरनल प्योरिटी, सभी क्या है, आध्यात्मवादी चीज़ें। तो फास्टिंग उसका एक अपना एक आधार है, उसे संकल्प शक्ति बढ़ती है। सत्य पे चलने के लिए भी संकल्प चाहिए ना, आपको तैयारी में टिके रहने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए। तो ये सब के कुछ तरीके उन्होंने बताए, वो ये है। सत्य पर 100% चला ही नहीं जा सकता और ना ही चलने की जरूरत है। इतने देखिए मैच्योर भी थे। जैसे ऐसा छोटा सा झूठ जिससे दूसरे का जान बचता हो, तो ठीक है, होना चाहिए, ठीक है भाई। महाभारत में भी है ना, अश्वत्थामा के बारे में, नरो व कुंजरो, मारा गया, तो थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा आपको। अब मान लो कि भाई राक्षस से लड़ना है, एकदम देवता बने रहोगे, तो अब देखे हो कि देवता भी और राक्षस की लड़ाई में भी देवताओं ने राक्षसों को सहारा लिया है, छल करके, जो करके वो मान लीजिए असत्य है। इतना असत्य भी धर्म युद्ध में ठीक होता है, आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। लेकिन ये वर्चू नहीं है, यही मुख्य चीज नहीं है। ऐसी बात इन्होंने की। अहिंसा पे भी बहुत ही सटीक बात बताया। एक तो 100% अहिंसक नहीं हो सकते, चींटी भी मर जाएगी चलोगे तो अहिंसा तो है ही, लेकिन यथासंभव ये नहीं करना चाहिए। और हिंसक से अहिंसक के तरफ पूरी सभ्यता बढ़ रही है। ये सब पढ़ते हैं, एथिक्स में बताया भी है, उधर भी थोड़ा क्लास करोगे तो चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं, टाइम पास होगा, थोड़ा सा जान लेना है। और अहिंसा से ही सत्याग्रह कर सकते हैं आप। अहिंसक रहने के लिए सत्य पे रहना जरूरी है ना। अंदर से मजबूत व्यक्ति ही अहिंसक रहता है। त्याग की भावना हो, ब्रह्मचर्य की अपेक्षा उसमें होनी चाहिए। ऐसी बातें इन्होंने इसके लिए बताई। अस्तेय मतलब यूजलेस आर्टिकल को जमा ना करना, ठीक है, चोरी है अपने आप में। आवश्यकता से ज्यादा आर्टिकल, वस्तु को इकट्ठा करना चोरी है। अब जैसे सलमान खान या जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनके ड्रेस के पूरे बिल्डिंग ही होते हैं। संजय दत्त के पास इतनी घड़ी है कि घड़ी 7 साल के बाद फिर वही घड़ी हाथ में आती है। 7 years तक घड़ी नया रोज चेंज होता है, घड़ियों के बादशाह हैं वो। जयललिता जी थी तो 1-2 घर ही था, साड़ी और जूता चप्पल रखने मेंटेनेंस के लिए। तो अब तो लाइफ क्या है, टेम्परेरी है, प्रकृतिवादी पे चलोगे। जयललिता जी हैं नहीं, उनका साड़ी तो होगा ही, क्या फायदा हुआ। श्रीदेवी का कितना होता होगा, श्रीदेवी आज है नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा आलोचना है कि मतलब भाई ज्यादा आर्टिकल जमा मत करो, उतना ही रखो, कम ही रखो, और थोड़ा इसका मतलब है दूसरे को दो, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है पैसा वैसा भी बहुत इकट्ठा ना करो, और परिग्रही बनो। परिग्रही का मतलब इकट्ठा करना, और आगे कर दोगे तो इकट्ठा ना करना। अपरिग्रही, दान दक्षिणा, तो जो भी संपत्ति है, आर्टिकल है, उसको बांटो। तो कैसे, एक नेचुरिस्टिक सोच बनाना पड़ेगा। प्रकृतिवादी दर्शन है कि सब प्रकृति का है, संपत्ति पे कंट्रोल मनुष्य का नहीं है, तो हम ट्रस्टी हैं। यहीं से ट्रस्टीशिप की अवधारणा निकलेगी, है ना। हम संपत्ति के देख रेख करता है, संपत्ति का मालिक बनने का प्रयास ना करें, वरना प्रकृति कभी कभी ले लेती है। जैसे क्वेक आएगा, ले लेगी सब। जलजला हल्का सा होगा, धीरे से साफ
एक हल्का सा 2 गाड़ी आगे पीछे कुछ हुई, मामला खत्म। कितना ईगो तीगो लेके बैठा था, सब हो गया। मच्छर काटने से यश चोपड़ा जैसा आदमी मर गया। तो ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। मनुष्य सीखता नहीं है, तो ये कहते हैं कि सीखो सीखो, ध्यान दो इस पे। ज्यादा पैसा धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि है प्रकृति का। प्रकृति को आप कोई उत्पाद मत बनाइए और अपने आप को इतना बड़ा, मतलब उदारवाद के प्रभाव में कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पहल कर सकता है, सोच बना सकता है। डूब जाओगे। बनाते रहो, एक सुनामी आती है साफ कर देता है ना। अमेरिका के पश्चिमी दक्षिणी राज्य देखिए कितने परेशान हो गए। कटरीना, ट्विस्टर, दुखी रहते हैं हमेशा। कोई ना कोई वहां पे आता रहता है तूफान, तो परेशानी में है। जापान का देखिए, पूरा संडेई शहर ही सब मिलेनायर ही था, हेलीकॉप्टर भी समुद्र ले लिया वापस। तो कभी कभी मैसेज देता है, भगवान बुला के भी दंड देते। केदारनाथ कांड, सब अमीर लोग को और अमीर होने के लिए बुलाए, आओ ले जाओ हमारा आशीर्वाद। आए और उसके बाद जल जला। तो ऐसा मैसेज तो होता ही है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं है। तो करना क्या चाहिए, करता क्या है, ठीक। यही सब अवधारणाएं हैं। फिर एक चौथी पांचवी बात इन्होंने बताई ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल इंटेलिजेंस से अलग होना सिर्फ है, इसका मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, वैचारिक शुद्धता है ना। ये नहीं कि सिर्फ दिमाग में गड़बड़ चीजें हों और बाकी से जबरन ऐसा किया जाए, ये नहीं। ये भी बड़ा बैलेंस्ड व्यू है। और एक पति एक पत्नी की अवधारणा इसमें मानी गई है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही के प्रति डिवोशन इसमें रहे, और वैचारिक शुद्धता पर अधिक बल उन्होंने दिया है। अगर ऐसा मानव है तो वो प्रकृतिवादी है, गांधीवादी मानव है, या मानव की प्रकृति ऐसी होती है, ऐसा उन्होंने कहा। और उनका परिप्रेक्ष्य भारत था, ठीक है। और इन्हीं अर्थों में कहते थे कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना। मैं हिंदू क्यों हूं किताब ही लिख दिया। उनको कोई नहीं बोला कि ये सांप्रदायिक है। हालांकि कुछ कुछ लोग कह देते हैं, तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं। तो ये कहानी है, ठीक है। चलिए, पैराग्राफ छोड़कर उपर्युक्त तरीके से गांधीवादी विचारधारा में आध्यात्मवादी विचारधारा आध्यात्मवादी विचारधारा आध्यात्मवादी विचारधारा कॉमा प्रकृतिवादी विचारधारा कॉमा मानवीय सहज स्वभाववादी विचारधारा एवं सद्गुण की विचारधारा अंतर्निहित है। मतलब मनुष्य जो सहज अगर हो जाए तो क्या होगा, नेचुरिस्टिक होगा। सहज होगा तो क्या होगा, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएगा, मतलब जो संसाधन है उसके साथ रहेगा। और सहज होगा तो क्या करेगा, काट देगा। गाय बैल भैंस जो भी है XYZ खा जाएगा उसी को। असहज होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे वनस्पति शांति में नहीं रहेगा,
पृथ्वी ही शांति में नहीं, पृथ्वी उत्पात मचाएगा, है ना। कहीं कंपनी खोल देगा काट के, ग्रेट बैरियर रीफ में काट के कोयला निकालने लगेगा, सनक जाएगा, है ना। आज का जो मानव कर रहा है, पर्यावरण प्रेमी नहीं होगा, प्रकृति प्रेमी नहीं होगा, सुबह में सोने जाएगा, रात में जगेगा, प्रकृति से तालमेल नहीं होगा उसका, तो क्या है, मिसयूज होगा रिसोर्सेज का, तो फिर अच्छा जीवन नहीं होगा, डिवास्टेटेड होगा। उसका ये अप्रोच है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब अप्रोच नहीं है। लिबरलिज्म ने कहीं ना कहीं गैर प्रकृतिवादी मानसिकता को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट तो कुछ भी करता है ना। अब कहीं लैंड है, वेस्टलैंड है, तो वहां पे कोई लगा देगा, कोई चोखी धनी लगा देगा, कॉमर्शियल नाच गाना का, अच्छा पेड़ पौधा नहीं हो रहा है तो नाच गाना कराओ, है ना। क्योंकि मनुष्य क्या है, पहल कर सकता है, सोच कर सकता है, प्रकृति नीचे मनुष्य ऊपर, उसमें यह सोच है। इतनी भी ज्यादा ऑटोनॉमी इंडिविजुअल को नहीं देनी चाहिए। ये अलगाव है, वैचारिक अलगाव। इन्होंने क्या है, प्रकृति को उत्पाद जैसा नहीं माना, प्रोडक्ट नहीं है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके अच्छा जीवन जी सकते हो। ह्यूमन नेचर में ये सारी, उसी को कहते हैं सहज स्वभाव, और इसको नेचुरिस्टिक लॉ भी कहते हैं। लॉ के हिसाब से एथिकल नजर पे जाओगे, जैसे है ना, कर भला तो हो भला। जैसे कोई कहता है ना कि देखो भगवान से डरो, तो वो क्या होता है, सहज स्वभाववादी बनाना चाहता है कि देखो कभी तुम्हारा भी दिन आएगा, एवरी डॉग हैज ए डे। पढ़ा लिखा होगा तो ऐसे बोलेगा, गरीब आदमी होगा तो देखो कीड़े पड़ेंगे, है ना। कुछ ना कुछ ये नेचुरिस्टिक लॉ है। उन सब चीजों में फेथ किया। इन सब में क्या है, आध्यात्म, रिलीजन, नेचर इनबिल्ड है, ये भावना है, ठीक है। अपने परिस्थिति के अनुसार ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ रहते हैं, भारत में कौन सा वाला अप्रोच चलेगा। भारत में सेकुलरिज्म वेस्ट का चलेगा कि हमारा वाला चलेगा। फ्रांस में तो मुस्लिम को बुर्का पहनना मना है, तो हम भी कर दें? हम नहीं कर सकते। आइडियोलॉजी सारी खराब नहीं होती है ना। देखो फिर यही है कि इसमें भी फिर सहज प्रकृतिवादी बनना है। देखो हमारा हर चीज अच्छा नहीं है। सती प्रथा भी तो था, बलि प्रथा भी तो था, उसको हम छोड़ें। उसका कुछ है अच्छा तो उसको हम लें, उसमें कुछ खराबी है तो हमसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहे हैं कि नहीं, कैसे? हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा नहीं, चलो तो पॉलिटिकल चीज बताओ। देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आंदोलन किए कि नहीं अमेरिका में, गांधीयन थॉट से प्रेरित है कि नहीं है? वो रंग भेद की नीति, नेल्सन मंडेला, किसको नकल किया है? तो गांधी जी उधर भी पढ़ते हैं, ऐसा बोलो ना। फिर अब वो बोले कि हम क्यों लें उनका, ऐसा नहीं। ग्लोबलाइजेशन यही तो है ना, रियल इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे में जो अच्छा है वो आप सीखिए, आप में जो अच्छा है हम सीखेंगे। लेकिन आप में सब कुछ अच्छा नहीं था। आप ऐसे एक दे देंगे एक सगुफा लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म में प्रकृति का नाश करके भी लिबरल प्रैक्टिस करके कोई कैपिटलिस्ट हो जाए तो उसकी दुनिया अच्छी नहीं है, वो काल के गाल में डूब जाएगा। और आज उसका दुख देख रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो भी नेता आता है, जो भी पूंजीपति आता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उसका सबसे प्राइम कंसर्न है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। पिछले साल मोदी जी भी गए थे अगर, तो 3 बात बोला, उसमें से एक पर्यावरण था ही। एक तो भारत जूझ रहा है आतंकवाद, तो वो है। दूसरा प्रोटेक्शनिज्म, और तीसरा जो है एनवायरनमेंट। ये 3 चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी ये है। तो ये क्यों हुआ? अगर गांधीयन थॉट्स रहता वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत, तो कैपिटलिज्म इतना भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होता। और देखो मतलब यूरोप में अब काफी चेंजेस आए। अब लोगों ने नदियों को जिंदा किया। लोग नदी तालाब ये बना रहे हैं, छोटे छोटे घर, समझ गए, जैसे गांव होते हैं काउंटीज ऐसे, तो कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और ये एकदम बना दें, ऐसा इस तरह का अप्रोच नहीं है। चीजें बदल रही हैं, प्रकृतिवादी सहज स्वभाववादी विचारधारा उधर जा रही है। और तभी ये सब योग वगैरह हर्बल प्रोडक्ट, और भविष्य हम ही लोग का सामान हम ही बेचेंगे। भविष्य में हमारा ही दवा लोग खाएगा, है ना। एंटीबायोटिक छोड़ के करकुमिन
हल्दी भारत से ज़्यादा अच्छा कहीं है ही नहीं, और लेना पड़ेगा आगे, सबसे ज़्यादा डिमांड्स भी हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो दुनिया क्या है, ऐसे घूमती है। महिलाओं का सबसे ज़्यादा दमन अगर हुआ है तो पश्चिमी दुनिया में। महिलाएं अगर अच्छी हुई, बराबरी पे आई, तो कहाँ आई? पश्चिमी दुनिया में। यहाँ इतना दमन ही नहीं हुआ, इसलिए उतना आई नहीं। थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा बैलेंस शुरू से है ये सभ्यता, तो धीरे धीरे लेकिन इसमें है। लेकिन वहां पे अब जो अच्छी बात है उसको हम लोग लेते हैं। लेकिन एक टाइम में बहुत बुरी स्थिति थी ना, तो आप कुछ भी ग्रीस आप पढ़िए, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एक पर एक नालायक नालायक राजा हुए, गड़बड़ से गड़बड़ काम करते हुए मिलेंगे आपको। हाँ गलत है, दिस इज नॉट फेयर। अब हम लोग भी क्या है, नकल, विकासशील देश नकलची हैं, तो उनको देख करके तभी तो कुछ लोग बोलते हैं ना विकास पागल हो रहा है, मतलब हमें सब सुधरने की जरूरत है। गांधीवादी सोच भी इसमें होना चाहिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा अंधानुकरण नहीं करेंगे। ये एक इंडिया का अपना एक स्वभाव है, देखो, इसीलिए सभ्यताएं मिटती नहीं है ना। हम समय से पहले ही जागरूक हो जाते हैं, जो बात लोग 80 साल में सीखेंगे हम 40 साल में जान जाएंगे कि हाँ भाई ये रास्ता गड़बड़ है, तो फिर हम बैलेंस होने लगेंगे। अब देखो आज के सरकार में हर्बल प्रोडक्ट्स को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। गांव को कल्चरल हब बनाने का, टूरिस्ट प्लेस बनाने का कितना प्रयास है ना। विलेज ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कितने शुरू कर दिए गए। भले राजनीति तो देखो होगा, सूट बूट की सरकार का आलोचना, फिर ऐसा वो है, लेकिन हो रहा है ना। हाउसिंग फॉर ऑल, बेसिक चीज पे तो है ही हम। ये नहीं कि बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है फॉर अर्बन पीपल, ऐसा तो नहीं है ना। प्रकृति के साथ भी कर सकते हैं, प्रकृति का विनाश करके करने की जरूरत नहीं है ना। ना होता है, मैं बताता हूँ, होता है। ऐसा होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज लेके बैठी हुई हैं। आप जहाँ पे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का कितना जमीन है, अब उधर जाओगे हैं नेहरू विहार के तरफ, तो डीडीए का दुनिया भर का लैंड है। लेकिन देखो क्या होता है, कोई कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो पाता है, पेंच फंसा रहता है दो दो ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक, अब दिल्ली गवर्नमेंट रैन बसेरा बनाने के लिए प्रोडक्ट लाएगी, अब लैंड चाहिए, मंगल ग्रह से तो मिलेगा नहीं, दिल्ली में यही लैंड है। अब क्या है कि उस लैंड की रेवेन्यू डीडीए के पास है, वो बोलेगा हम क्लियर करेंगे ही नहीं। उसका मैनेजमेंट जो है वो एमसीडी के पास दिया हुआ है, ठीक है। अर्बन एरिया में ये एक एक चीज को तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है। अब कहाँ कहाँ जाओगे, फंस जाओगे। मुखर्जी नगर में सड़क टूट जाए, अब मान लो कहाँ जाओगे, आप जाओगे एमसीडी में, बोलेगा मेरा मतलब ही नहीं। जाओगे डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, सड़क टूट गया बना दी, नहीं नहीं हमारा है नहीं। तो कहा भाई दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग, वहां जाओगे तो फिर बोलेगा आपको पता नहीं, मुखर्जी नगर ये तो वो जगह है जब पाकिस्तान से लोग आए थे तो वो पटेल साहब के मंत्रालय के द्वारा रिहेबिलिटेशन की मिनिस्ट्री ने बनाया था, और कभी कभी उसका ग्रांट्स आता है तो हम बनाते हैं, हमारा तो ये मामला में है ही नहीं, तो चलो अजनबी बन जाएं हम दोनों। इसीलिए स्थिति ऐसी रहती है। ये महान नाला बगल से गुजर रहा है, 5,000 करोड़ का, इस पे एलजी का साइन है, तो भी देखो तुम लोग सुगंध लेते आते जाते हो गए। क्यों? तीन तीन अथॉरिटी उसके पीछे है। ऊपर से हमने ट्राइब्यूनल बना दिया, कुछ लोग जाके केस भी कराए, बनाने का सोचा, तब तक एक पार्टी ने केस कर दिया। तो अब ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा कि हाँ ये बात तो है कि नाला ढकना जरूरी है, लेकिन कहीं छेद हो गया, उससे गैस निकला, तब वो कौन देखेगा। तो पहले क्या करो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, उस नाला से पाइप निकाल करके ऊपर गैस निकलने का वो करो, क्योंकि मैं इजाजत नहीं दूंगा फिर कि कहीं कुछ टूट गया, कुछ हो गया, हजारों लोग मर जाएंगे तो क्या होगा। तो इसलिए आप महान नाला देखते रहते हैं, इसलिए नहीं होता है। तो क्या दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अगर हम इसको यूनिफाइड कर दें, सिंगल विंडो सिस्टम कर दें, तो होने लगेगा। तो मैनेजमेंट की समस्या सुधार के काफी कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, और इसलिए नहीं होता है। ये नहीं है जरूरी कि हमें अब हम नया बनाने के लिए प्रकृति का ही नाश करें, जो है उसका सही इस्तेमाल करें ना जी। हम तो आपस में बिखरे हुए हैं, लॉ बना के, रेगुलेशन बना के, और आपस में उलझ रहे हैं। इजी गोइंग अगर थोड़ा करें तो हो सकता है। तो इसको इस तरह से
देखिए, ठीक है। अब नीचे लेफ्ट साइड में आ जाइए। एक तो ह्यूमन नेचर, गांधीयन थॉट में ना, जब भी ह्यूमन नेचर को कंसीडर करना हो तो प्रकृतिवादी, आध्यात्मवादी ऐसे नेचर को लेना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ छोड़कर नीचे लेफ्ट साइड में एक टाइटल दे दीजिए, राज्य डैश स्वतंत्रता। इसीलिए कि मतलब पूरे तरीके से राज्य की अवधारणा से अगेंस्ट में बात कहेंगे, राज्य को ही डिनाई करेंगे, राज्य अच्छा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेटलेस फिर मार्क्सिस्ट हो गए, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो राज्य में केंद्रीकरण की अवधारणा छुपी है, सत्ता हाथ में ले लेता है। प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं, विरोध किया उन्होंने, इसलिए तो कहते थे पार्टी उठी क्या है, तो यार बंद करो, कांग्रेस हो गया, लक्ष्य था, स्वतंत्रता मिल गया। लोग डर गए, कह रहे सर कैसे चलेगा, हाथ पैर। चलिए भाई, तो जाइए, अपने कुछ पद नहीं लिए, ग्राम को मजबूत करो, अभी आएगा नीचे। गांधीवादी विचारधारा में राज्य को अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि राज्य हिंसक हो सकता है, राज्य हिंसक हो सकता है। अब इसको समझिए, मान लीजिए कहीं लोग प्रदर्शन करने आए और आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ही उठा के भगा देते हैं, तो दमनकारी हो गए। क्यों? क्योंकि राज्य आत्मा रहित है, उसकी वो आत्मा नहीं है, प्रकृतिवादी नहीं है, अध्यात्मवादी नहीं है, कि मनुष्य में आत्मा है। तो स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, ये बात। क्योंकि इसी में लिखिए, क्योंकि इसी लाइन में आगे, क्योंकि राज्य आत्मा रहित संस्था होती है जबकि व्यक्ति के पास आत्मा होती है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति से हट के राज्य को देखो, स्टेट को। दूसरा, पश्चिमी राज्य, अब ऐसा थोड़ी होगा कि गांधी में एकदम राज्य ही खत्म कर दिया, मार्क्सवाद। आदर्श राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, है ना, अबू बकर का राज्य आएगा, ईसा मसीह का राज्य आएगा। अभी रुको ना थोड़ा, आइडिया बहुत आने दो, तब उसके बाद कंक्लूजन लेना ना, एक ही बात से। क्या लिखे हैं दूसरा? पश्चिमी राज्य में राजा क्रूर होता था, भौतिकवादी होता था। इसलिए राज्य भी क्रूर व हिंसक हो गया, क्रूर व हिंसक हो गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ? चलो, राज्य व्यक्ति से बनता है, अब व्यक्ति ही क्रूर है, भौतिकवादी है, अध्यात्मवादी नहीं है, तो राज्य भी सनका हुआ हो गया। किंतु इसी में आगे लिखिए, किंतु भारतीय राजा अधिक से अधिक नैतिकता से युक्त रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट अगला डॉट, राज्य युक्त रहा है। कारण देखो, धर्म है, आध्यात्मिकता है, प्रकृतिवादी है, हमारा दर्शन ऐसा रहा है। वो इतने प्रकृतिवादी नहीं रहे। इंडिया में देखो सबसे अच्छा चीज क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत भयंकर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारा ऐसा है, उसी से हम लीड करते रहेंगे, एक आध सेंचुरी निकाल देंगे, सब खत्म हो जाएगा ना। इतनी एनर्जी, इतनी उसमें मेडिसिन और इतनी चीजें हैं, पूरी दुनिया को पागल बना सकते हैं। हर्बल पार्लर खोल के जितने पश्चिमी देश के लोग हैं बस लैंड करेंगे इंडिया, पैसा यहीं देंगे, नहीं तो उनका दिमाग सनक जाएगा। ठीक है, और सनक ही गया है। अब देखिए यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, हर्बल मेडिसिन, हर्बल चीज, इतनी डिमांड है। भारत मतलब उतना हल्दी पैदा नहीं कर पा रहा है जितना करकुमिन चाहिए यूएस को, 1 सेकंड में पास करता है सब। कितना भी कंटेनर भेज दीजिए, रोमानिया, बुल्गारिया, बनाना चिप्स इतना हम लोग भेजते हैं बाहर। आइए हम लोग खाना, हम लोग उनका सड़ा हुआ लेते हैं, वो खाते हैं बनाना चिप्स। बनाना का इतना बड़ा हमारे यहाँ ये है। तो अब हम भी जब इस सब चीज़ों से, अब जितने अमीर हो जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं फिर, ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, है ना, वो बिना खाद का, बिना चीज़ों का किया हुआ वो सब चीज़ खाना शुरू करते हैं। यही है, फैशन के जैसा है। नेक्स्ट, राज्य में केंद्रीकरण, राज्य में केंद्रीकरण की भावना अंतर्निहित होती है। इन्हीं अर्थों में राज्य से वैचारिक अलगाव करते हुए महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य ऑब्लिक आदर्श राज्य, अहिंसक राज्य ऑब्लिक महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य ऑब्लिक आदर्श राज्य की विचारधारा को प्रस्तुत किया, जो निम्नांकित है। आदर्श राज्य की विचारधारा को प्रस्तुत किया, जो निम्नांकित है। अब इसी पॉइंट में ABCD डाल दीजिएगा, ठीक है। ए, महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसी राम राज्य में हजरत उमान, अबू बेकर, इसी राम राज्य में हजरत हजरत उमान अबू बेकर का राज्य अंतर्निहित है। यह किसी विशिष्ट धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि नैतिकता प्रकृतिवादी अध्यात्मवादी विचारों से युक्त
राज्य है? बी, आदर्श राज्य में हर व्यक्ति स्वयं शासक है, हर व्यक्ति स्वयं शासक है, मतलब स्वशासित होगा ये, है ना, तभी स्वराज की अवधारणा आई। ठीक है। तीसरा, आदर्श राज्य में विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए गांव को आत्मनिर्भर बनाने, गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देता है। नेक्स्ट, आदर्श राज्य अतिवादिता का अंत करते हुए, आदर्श राज्य अतिवादिता का अंत करते हुए अतिवादिता का अंत करते हुए मध्यम मार्गी स्वभाव का होता है। मध्यम मार्गी स्वभाव का होता है, मतलब कुछ बातों को एक समय के बाद छोड़ भी देना चाहिए। एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट, आदर्श राज्य की अवधारणा में, इसी में ABCD में ही, आदर्श राज्य की अवधारणा में गांवों का एक समूह, गांवों का एक समूह गांवों का एक समूह बनाने पर बल दिया गया है। तो वही राज्य रहे, कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार का जरूरत नहीं है, विलेज एसोसिएशन हो जाए बस। ठीक है। तो इन अर्थों में जो हम लोग वेस्टर्न स्टेट को समझते हैं, उससे थोड़ी फ्रीडम ऑटोनॉमी की बात इन्होंने कही, उससे हट करके विचार को प्रस्तुत किया। तो कभी आ जाए कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप आदर्श राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करें, तो प्लेटो का ही दार्शनिक राजा लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे बताना है। नेचर इसमें कैसा है, आध्यात्मवादी है, प्रकृतिवादी है, मध्यम मार्ग की बातें इसमें हैं। ठीक है, सॉरी अभी आ रहा है, आगे देखेंगे। अभी सर्वोदय होगा और दीन दयाल उपाध्याय के यहाँ वही सब जाके अंत्योदय हो जाता है, अंत का उदय, वो सब अभी बाद में। अगला लिखिए। अरे सब लोग अपने रिलीजन के नाम पर अच्छा अच्छा चीज बोले हैं, सभी क्या प्रकृतिवादी आध्यात्मिकवादी चीजें बताए हुए हैं। ऐसा तो दुनिया भर का आइडियोलॉजी है, उसको इतने ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो राम शब्द है ना, उसी को सेटल करने के लिए लिखवाया गया है कि राम का मतलब कि हिंदू के लिए नहीं है ना। दिस इज फॉर ऑल रिलीजन, फॉर एवरीवन। ठीक है। अब मान लो ये कुछ चीजें जैसे आपको एथिक्स में ही पढ़ना है कि जैसे प्रशासकों विचारकों के द्वारा बताए गए चीज, पूरी दुनिया में कितने होंगे नैतिक विचारक, कितना पढ़ोगे और कितने प्रशासक होंगे, आप भी जाओगे तो कुछ अच्छा करोगे। कितने लोगों ने किया है,
इम्पॉसिबल है ना ये सब करना। लेकिन अब हम लोग गुड गवर्नेंस, इसी को गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है। राम राज्य की अवधारणा क्या आज के सुशासन की अवधारणा से मेल खाती है? तो गुड गवर्नेंस से प्लग कर देगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो राज्य की विचार को कहा गया है, तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? खराब लाओ, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कस्टमर सर्विसेज को देनी चाहिए, वो भी एक विचार हो गया। ठीक है, बट गांधी जी जिन चीजों को राम का भजन करते थे, राम राज्य का खुल का बात करते थे, तो अगर गांधीवाद आएगा तो राम राज्य की ही अवधारणा उसमें लिखना है, ना कि वो हिंदू राज्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ना, मेजर हेड दे दीजिए लेफ्ट साइड में। लोकतंत्र, लोकतंत्र से संबंधित विचार। ठीक है, एक तो बिजी सीधा विरोधी कर दिया इन्होंने, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है जो हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि दो चीजें हम इसमें चला रहे होते हैं, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लिबर्टी विबर्टी, ये सब राइट्स, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम लोगों ने ली। लोकतंत्र में क्या होता है? 51% लोगों का बात चलता है, तो ये तो भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र थोड़ी हुआ, सबका ही तो थोड़ी। इसमें कहीं पे भी देखिए आध्यात्मवादी चीज कहीं मिसिंग है, मतलब गांधी वहां नहीं है। आप समझ गए? इसको ध्यान रखना है। इसलिए उन्होंने संसदीय प्रणाली की आलोचना की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों का रेफरेंस दे के आलोचना की, चर्चिल ने कितना गड़बड़ किया, ये हुआ वो हुआ, भारत में भी नहीं होना चाहिए संसदीय प्रणाली, है ना। तो क्या होना चाहिए भारत में? ग्राम स्वराज, गांवों का समूह बना दीजिए, कोई जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की, केंद्रीकृत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब भी पावरफुल होगा, यानी एक दल का बहुमत होगा, भारत को सत्तावादिता के अनुभव होते रहेंगे। हो गए 75 से 77 इंदिरा जी का फेज है, भारत ने अनुभव किया है, आज भी कभी कभी अनुभव कर लेता है, आगे भी कर सकता है। तो ये जब भी होगा तो ये क्या है, एक दल का शासन हो जाता है। एक दल का शासन जैसे ही होगा तो संघर्ष रहेगा, संघर्ष, हिंसा, ये सब उनको पसंद ही नहीं है। देखो सबसे पहले वही है कि हमारा हार्डवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर उसी के हिसाब से चलेगा। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें सत्य, अहिंसा, भर्चू ये सब नहीं है ना, वो चलेगा ही नहीं गांधीयन थॉट्स में। ठीक है, तो इसमें बिना शर्माए लजाए जब भी गांधी जी का बात लिखें तो लिखना है कि संसदीय लोकतंत्र का विरोध यहाँ से हुआ, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों का शासन नहीं होता है, बहुमत का शासन होता है, और पार्टियां संघर्ष करने लगती हैं, वो एक तरह से हिंसक हो सकती हैं। पार्टी पॉलिटिक्स कितना है देश में? आपको क्या लगता है कि आपको लोकतंत्र का शासन है? एक बार कांग्रेस पार्टी ने इतना लंबा खींचा देश को, अब आपको क्या लगता है ये पार्टी जो अभी हो रही है ये चली जाएगी? लोग हरा देंगे 24 में, अगला 30-40 साल भूल जाइए। जो आदत लगा रही है वो अगले 30-40 साल तक अब यही रही, यही है। फैशन आगे बढ़ा तो ये हुआ, एक ने कुछ तुष्टिकरण कर दिया कुछ चीज़ों का, तो अब ध्रुवीकरण करके भी, और उनकी जनसंख्या बहुत है, वो समझ गए हैं कोई ना कोई चीज़ें निकालते रहेंगे, ऐसा वो कभी मौके नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे या वैसा हो जाएगा। पढ़े लिखे पहले नहीं थे, पहले पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? पहले भी इतना गड़बड़ सब चीज हुआ है, वही सब का रेप्लिका है। तो अब जो जो देखिए ना, जैसे हुआ है वैसे ही सब हो ही रहा है। सब मतलब एक तरह से अगर आप जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, अब राज्यपाल पढ़ोगे, पढ़ाऊंगा जीएस में, जो जो काम कांग्रेस ने किया है 100% वही हो रहा है। आज कोई कहे कि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी, एक ही पार्टी है यार। पार्टियां में अलगाव, ये हमारा आपका भ्रम है, ये लोगों का अपनी मानसिकता का है कि ये ऐसा चाहते हैं, ये उस रिलीजन वाले को, कोई कुछ नहीं चाहता है। अथॉरिटी, सत्ता कैसे मिलेगी? कुछ बम फटने से मिल जाती है तो लोग ले लेंगे, बम रुकवाने से मिलेगी तो भी ले लेंगे। पार्टियों का शासन है, तो हम जिस जीवन में जी रहे हैं ये पार्टी का शासन है।
आपको क्या लगता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं हो रहा है? लोग जानते नहीं है कि ये अजीब अजीब बात बोलता है, लेकिन वोट उसी को देगा, चुनाव जीतेगा वही, लिख के साइन कर लो। क्यों? क्योंकि आपके जैसे जो यूथ हैं अमेरिका में, उसको भूखे पेट नहीं है उसका। एक एक व्यक्ति के पीछे 4-4 कंपनी है, 400% एम्प्लॉयमेंट है। उसका दुख क्या है कि हम किसी मॉल में प्रेमी प्रेमिका के साथ जाएं, वो ब्लास्ट ना हो जाए यार, कोई यूएफओ आके टकरा ना जाए, 9/11 ना हो जाए। अब यही व्यक्ति है जो कहता है कि हम पृथ्वी से अलग कर देंगे, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक कम्युनिटी या एक ऐसा टेररिज्म में इन्वॉल्व, उसको हम पृथ्वी से अलग कर देंगे। तो लोग वोट किसको देंगे? अमेरिका के मिडिल क्लास, उनके लिए कंसर्न है। तो हर जगह इन्फ्लुएंस, चुनाव जीतेगा वही, है ना। अगली बार लोग हराएंगे कि कोई बहुत ज्यादा जितने भी समझदार हैं कि अब वो बहुत ज्यादा करने से काम गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर चुनाव हरा भी देंगे। यही है, समझ गए? तो ऐसी बात है कि ये जैसा पहले हुआ है, अभी आपको बताएं ना, पश्चिमी दुनिया में महिलाओं का बहुत ज्यादा स्थिति खराब था। अगर शताब्दी पूर्व जाएंगे, हमारे यहाँ तो देवी देवता का बैकग्राउंड है, उतना खराब नहीं था। तो वहां पे बराबरी में भी चीज आया, महिलाओं ने विरोध किया, और अब समानता की बातें भी ज्यादा हुई। यहाँ पे उस तरह का नहीं हुआ, तो उतना अभी भी नहीं है। एक बैलेंस्ड अप्रोच थोड़ा सा रहा है। लिखिए, महात्मा गांधी के विचारों में संसदीय लोकतंत्र की विशेषकर आलोचना की गई, विशेषकर आलोचना की गई। क्योंकि आलोचना की गई क्योंकि इसमें 51% का शासन होता है, ना कि 100% का। अभी राज्य के बारे में क्या बोला इससे पहले? हर व्यक्ति अपना शासक है, मतलब 100% का होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में हो नहीं पाता, इसलिए डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। इसलिए कई बार एनार्किस्ट भी कहा जाता है, अराजकतावादी हैं। भाई चलाओगे कैसे? अब गांधीयन थॉट्स में इतनी चीजें डेप्थ में है ना, कि बाकी लोग गड़बड़ा जाते थे कि सर अब आप मना कर दीजिए तो देश चलेगा कैसे। क्योंकि आज़ादी पाते पाते हम लोग, मतलब बना तो लिए, तो छठी नेशनल असेंबली हो गई थी, संसद भवन ये सब हो गया था, प्रधानमंत्री चला रहा है, और यहाँ पे था कि नहीं बंद करो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो लोग किसी तरह से मनाए मनाए, तो वो राज्य से हट गए कि हम तो इसमें नहीं जाएंगे, जाओ तुम लोग चलाओ। ठीक है, ये कहानी है। तो एक तरह से क्या होता है, फिर आइडियलिज्म भी हो जाता है गांधीयन थॉट्स में, इतना आदर्शवादी है कि चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इतना भी नैतिक बन जाओ कि जीना ही मुश्किल हो जाए एकदम, कि ये वाला खाएंगे चींटी दब जाएगा, ऐसा ऐसा जीवन दुरू हो जाएगा ना। थोड़ा एक्सट्रीम थॉट्स तो हो ही जाता है। इसमें लेकिन लिखते जाइए, पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखते जाइए। हाँ, ये सब भी उसमें बात है, लेकिन फिर भी मान लो 51% लोग अगर कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, तो बहुमत के आधार पे ही चल रहा है ना। सर्वमत तो हुआ नहीं, तो अल्पसंख्यक तो हमेशा मारा जाएगा। तो किस बात का नैतिकता हुआ, किस बात का ये नेचुरिस्टिक लॉ है, तो इसलिए इसका अगेंस्ट में है। दूसरा, अब उसमें क्रिमिनल है तो ये और भी खराब चीज है, इसमें अब क्या कहा जाए। नेक्स्ट, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का शासन हो जाता है। प्रधानमंत्री का शासन हो जाता है, और एक व्यक्ति केंद्रीकृत सत्ता का प्रयोग करने लगता है।
केंद्रीकृत सत्ता का प्रयोग करने लगता है। इसलिए कई बार राजा अच्छा होता है, नैतिक हो सकता है राजा, प्रधानमंत्री पार्टी से आएगा, नैतिक दूर करके सत्ता प्राप्ति का सेंस रहेगा, वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, गड़बड़ हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, संभावनाएं खराब ज्यादा हैं वहां पे होने की। तीसरा, संसदीय लोकतंत्र में पार्टी पॉलिटिक्स दलीय राजनीति का प्रभाव बढ़ जाता है और राजनीतिक दल में नैतिकता नहीं होती है, वह सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। और वह सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। इन अर्थों में पैराग्राफ छोड़कर इन अर्थों में संसदीय लोकतंत्र की आलोचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई और इसके स्थान पर स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन स्वशासन ऑब्लिक दे दी, स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट ऑब्लिक स्वनियंत्रित शासन सेल्फ कंट्रोल्ड गवर्नेंस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जिसकी निम्नांकित विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं, पहला, यह एक विकेंद्रीकृत मॉडल है। यह एक विकेंद्रीकृत मॉडल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेंट्रलाइज्ड है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, यह गांव आधारित व्यवस्था है। तीसरा, इसमें राजनीतिक दल का राज नहीं होगा, बल्कि पंचायती राज होगा।
ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बॉटम अप डेमोक्रेसी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लोकतंत्र, इसमें बॉटम अप डेमोक्रेसी, बॉटम अप नीचे से ऊपर की ओर लोकतंत्र, पर बल दिया जाएगा। नेहरू जी ने टॉप डाउन डेमोक्रेसी को ले लिया, प्लानिंग कमीशन बना के, समाजवादी चीजों से प्रभावित होगा तो स्टेट एग्रेसिव हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है ना। तो दिल्ली ने पॉलिसी बनाया गांव के लिए, तो गांव गरीब हो गया, गड़बड़ा गया। नीचे से ऊपर की तरफ आता, गांव नीति बनाता, उसके बाद राज्य में आता, स्टेट में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती, और जो गांव कहाँ हुआ है, जो नीचे से आए उसको हाँ बोल देती। ठीक उल्टा होता है जो आज नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब उस समय लोग इसको उतना समझे कि सही नहीं है। अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचार वेस्टर्न मॉडल से प्रेरित हैं, है ना। वो लिबरलिज्म, सोशलिज्म जैसी चीज़ें वहाँ पे होंगी। ये आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव के आधार पे रचनाकार वो नहीं हुए, उनको लगा कि ऐसे चलाना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने गांधीवादी विचारधारा से अलग अपनी मान्यताओं को लेकर के काम किया। नहीं होंगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल ही होगा ना, कोई पार्टी लाइन पे नहीं है। ठीक है ना ना, अरे सबके चुने हुए आएंगे, चुने हुए लोग डिसाइड करेंगे। एक होगा जो कोऑर्डिनेटर होगा, वो बैठेगा बोलेगा बैठिए हल्ला मत करिए, बस इसी के लिए, बॉस नहीं रहेगा। सेल्फ गवर्नेंस है, हर व्यक्ति शासन में है। और व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए, नैतिक, प्रकृतिवादी। ये बात इसमें छुपी हुई है अवधारणा, है ना। हाँ, वो भी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य वाला होगा, ऐसा नहीं है। तो एक आइडियल स्टेट की कल्पना है। आइडियल क्या होता है, जो है नहीं, जो होगा, या गांधी की कल्पना में थी। अगर हम लोग इसके लिए प्रयास करते, उस तरह का सिस्टम बनाते, तो आज हम कह सकते थे कि गांधी जी ने जो कहा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जितना बात कहा था सही है दिख रहा है। जैसे कहा था उस जमाने में कि देखो ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी मत बढ़ाओ, आज एलपीजी पैराडाइम कर रहे हो ना। भारत में इसके विपक्ष में थे, ओवर स्टेटिज्म में, और नेहरू जी उल्टा कर दिए, दूध दही तक की कंपनी बना दिया, सब बर्बाद हो गई, घाटे में गई। आज हम बेच रहे हैं, प्राइवेट पार्टी जाता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और वो व्यक्ति 85 में बोल रहा था ये करने के लिए, शुरुआत ही इसी से करते हैं। क्यों? स्किल डेवलपमेंट, बेसिक शिक्षा की नीति उसी समय की बात हो रही थी। आज हम सब्सिडी छोड़ते हैं और सर्वोदय की बात उसी जमाने से हो रही है। तो हमने वो लिया ही नहीं, गांधीयन थॉट्स पे वो चले ही नहीं। मोरारजी देसाई जब से आए देश में, जनता फैमिली जब से आई ना, तो गांधीवादी विचार आगे बढ़ा और कार्यक्रम बना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें गांव से नीचे ऊपर केंद्र तक जोड़ा गया। वो पहला गांधीवादी अप्रोच वहां से आया। और आज मोदी गवर्नमेंट जो है, या जितने, जब भी देखो कांग्रेस छोड़ के जब भी कोई सरकार आएगी ऑफबिट पार्टियों की, वो गांधीयन मॉडल को फॉलो करेगी। क्या लिखे हैं इसमें, नीचे से ऊपर की तरफ लोकतंत्र पर बल दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी व्यवस्था में एक प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भावना अंतर्निहित है। अंतर्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट, गांधीवादी लोकतंत्र में सर्वोदय, गांधीवादी लोकतंत्र में सर्वोदय की अभिधारणा
अभिधारणा अंतर्निहित है, अभिधारणा अंतर्निहित है। ठीक है, नीचे लेफ्ट साइड में एक लिख दीजिए, सर्वोदय की विचारधारा, सर्वोदय की विचारधारा। ना ऑलमोस्ट एक जैसा है। जब हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं ना, तो लोकल बॉडीज हो जाता है, और राज्य कहते हैं तो स्टेट तक, नीचे से ऊपर यही चला जाए, गांवों का संघ बना दो। सेंस एक ही है। अब देखिए भाई, सर्वोदय क्या है, एथिक्स वेथिक्स में हालांकि जरूरत ज्यादा होगा, इसमें भी आध्यात्मवाद छुपा हुआ है ना। अब ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी मॉडल और गांधीयन मॉडल में डिफरेंस क्या है। पश्चिम में प्रकृति के शोषण को कोई अनैतिक नहीं माना गया है, मतलब ह्यूमन बीइंग लिबरलिज्म पे चलेगा और वो पहल कर सकता है, सोच सकता है अपने हित के लिए, उसको जो मन में आए वो कर सकता है। उसमें जीव मात्र के रक्षा और ये सब की कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जो अप्रोच है, इसमें वनस्पतयः शांति, पृथ्वी शांति की अवधारणा छुपी हुई है। तो सर्वोदय में सबसे पहले हमें भौतिक स्वरूप से लेकर आत्मीय स्वरूप तक जाना पड़ेगा। मतलब आप लोग यहाँ आत्मा हैं, शरीर की जैसे ही बात करते हैं तो फिर आप जाति, धर्म, कलर, रंग, त्वचा, क्षेत्र में आ जाते हैं, आपका टाइटल हो जाता है, आपका धर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम आपके आत्मीय रूप तक पहुंचते हैं, मतलब आध्यात्मिक मानव के रूप में आपको देखें, तो सभी आत्माएं बैठी हैं, तो आत्माएं बराबर होती हैं, समानता का स्वभाव अपने आप हो जाता है सबसे पहला। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा तो प्रवचन टाइप का नहीं चल रहा है ना। हाँ। तो उसमें इसमें ये भावना छुपी हुई है। ये जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सबके उदय की बात ही नहीं हो सकती। इसमें समानता की एकदम भावना जो है छुपी हुई है। दूसरा, जीव मात्र के प्रति प्रेम, प्रकृति प्रेम, सहज स्वभाव, है ना, ये सब चीजें इसमें छुपी हुई हैं। और तब जाकर के इसमें ये कहा गया है कि भाई अंतिम का उदय, अंतिम का आर्थिक उदय करिए तो सर्वोदय होगा। और सर्वोदय पाने के लिए आपको दान करना पड़ेगा। तो दान करना चाहिए, क्योंकि भाई आपका है नहीं। अभी तुरंत बताया, मानवीय प्रकृति कैसी है, अस्तेय और अपरिग्रह, सब किसका है? प्रकृति का। नहीं तो मच्छर काटने से यश चोपड़ा भी जाते हैं, सारा पैसा यहीं रह जाता है, श्रीदेवी का भी पैसा रह जाता है, सब लोग का रह जाएगा। ठीक है, तो है तो किसी का नहीं, तो आप क्या करिए, दीजिए, दूसरे को दीजिए, आपके पास ज्यादा है दीजिए, अस्तेय रख, ज्यादा अटकिल जमा मत करिए, चोरी है एक तरह का, आप दीजिए, डोनेशंस का काम करिए। अब इन्हीं के चेले थे, वो इनसे प्रभावित हो गए, आचार्य विनोबा भावे, और उन्होंने भूदान आंदोलन चलवाया, और तेलंगाना के रामाचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन दे करके इतिहास बना दिया। ठीक है, तो दान दक्षिणा का अप्रोच जो है अगर रखे तो हो जाएगा, सबका फायदा हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने मतलब आचार्य विनोबा भावे ने साम्य योग की अवधारणा को लिया है। साम्यवाद से अच्छा होता है साम्य योग। साम्यवाद में गरीब को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, फाइटर बनना पड़ता है। और साम्य योग में अमीर सहजता से ही पैसा दे देता है दान के आधार पे, जिसका एक एग्जाम्पल है भूदान। और इसमें सबकी बराबरी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें इसमें छुपी हुई हैं। इसमें पॉइंट्स में जाइए। इस अवधारणा को भी महात्मा गांधी ने नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत किया है।
दूसरा, इसमें यह मान्यता अंतर्निहित है कि सभी जीव एक समान होते हैं और उनका आत्मीय स्वरूप एक है, मतलब सोल जो है वो एक ही है। तीसरा, सर्वोदय का तात्पर्य सबके उदय, सर्वोदय का तात्पर्य सबके उदय, विशेषकर श्रमिकों के आर्थिक उदय, श्रमिकों के आर्थिक उदय से संबंधित है। अब लोग डाउट करते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच है, तो नहीं, धनी का भी नैतिक उदय छुपा हुआ है इसमें, तभी दान करेगा ना। धनी का सर्वोदय क्या होगा? नैतिक उदय। उसको लगे कि भाई हमने इसी समाज से पैसा कमाया तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। इतनी महान विचारधारा है। अगला पॉइंट, सर्वोदय में सिर्फ गरीब ऑब्लिक श्रमिकों के उदय की बात नहीं की गई है, बल्कि श्रमिक ऑब्लिक गरीबों के उदय की बात नहीं की गई है, बल्कि धनिकों, धनिक, रिच पीपल, धनिकों के नैतिक उदय, नैतिक उदय, उदय मतलब विकास, इवोल्यूशन, ग्रोथ, नैतिक उदय पर बल दिया गया है, पर बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें यह भावना अंतर्निहित है कि हर प्रकार की संपत्ति पर नियंत्रण, हर प्रकार की संपत्ति पर नियंत्रण प्रकृति का है, प्रकृति का है और मानव, मानव उसका ट्रस्टी है, मानव उसका ट्रस्टी है या देख रेख करता है, ट्रस्टी है या देख रेख करता है। नेक्स्ट, मनुष्य न सिर्फ एक समान है, बल्कि जो श्रम करते हैं, जो श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें भी मान्यता दी जानी चाहिए।
मान्यता दी जानी चाहिए और इन अर्थों में श्रमेव जयते, श्रमिक गरिमा, इन अर्थों में श्रमेव जयते, श्रमिक गरिमा पर बल दिया गया है। इन अर्थों में श्रमेव जयते, कॉमा श्रमिक गरिमा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, इसी में अगला पॉइंट, सर्वोदय की विचारधारा में सामाजिक भेदभाव व छुआछूत मिटाने के लिए सामाजिक भेदभाव व छुआछूत मिटाने के लिए भी बल दिया गया है और महात्मा गांधी ने इसीलिए हरिजन की संकल्पना को प्रस्तुत किया। हरिजन है ना, जितने पिछड़े हैं, कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, वो हरिजन का, हरिजन की संकल्पना, इसके लिए महात्मा गांधी ने हरिजन की संकल्पना का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें मुख्य धारा से पिछड़े समुदायों को रखा गया। इसका लक्ष्य एक समान वर्गीय व्यवस्था की स्थापना है। इसका लक्ष्य एक समान वर्गीय व्यवस्था की स्थापना है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वोदय की बातें इन्होंने की। तो डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जगह पे विलेज डेमोक्रेसी, बॉटम अप डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तारीफ इन्होंने की, है ना। स्टेट से इंडिविजुअल या आइडियल स्टेट अच्छा होता है, वो स्टेट जिसकी कल्पना वेस्ट मॉडल में हुई उससे हट के है। ये आइडियोलॉजी का अलगाव हर जगह आपको नजर आएगा, और हर जगह आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल थॉट्स आपको मिलेंगे। अब ये भी गरीब का बात किए, श्रमिक के हित का बात किए, तो हुआ कि मार्क्सिस्ट अप्रोच है, तो नहीं है, मार्क्सवाद से तुलना लिखिए। गांधीवादी विचार बनाम मार्क्सवादी विचार, गांधीवादी विचार बनाम मार्क्सवादी विचार, एक टाइटल छोटा सा, है ना, अंडरलाइन करके लिखिए। महात्मा गांधी के विचारों में कार्ल मार्क्स के विचारों की भांति कार्ल मार्क्स के विचारों की भांति
श्रमिकों, सर्वहारा के हितों, इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। किंतु 100% ऐसा नहीं कहा जा सकता, 100% ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांधीवादी विचार और मार्क्सवादी विचारधारा एक जैसी है। ठीक है, तो लाइकली टू बी द सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, ऐसा कह सकते हैं। नजदीक है, 100% नहीं है। तो क्या समानता दिख रही है और समानता क्या दिख रही है, इसको देखेंगे। लेफ्ट साइड में एक छोटा सब टाइटल, समानता, मतलब मार्क्सवादी और गांधीवादी में समानता क्या नजर आ रही है, उसमें कुछ पॉइंट्स डालिए। पहला, कार्ल मार्क्स की भांति गांधी ने श्रमिकों के हितों पर बल दिया। दूसरा, महात्मा गांधी ने बिना श्रम के भोजन का विरोध किया, अपने भी नहीं करते थे, बिना श्रम के भोजन का विरोध किया। मेहनत नहीं तो भोजन नहीं। किसी आश्रम में रहते थे, काम नहीं हुआ, भोजन नहीं। तीसरा, संपत्ति का वास्तविक स्वामी पूंजीपति नहीं होता है। पूंजीपति नहीं होता है। अब जानते हैं सब प्रकृति का है, अध्यात्मवादी सोच है। तीसरा, पूंजीपति ऑब्लिक जमींदार अस्तेय और अपरिग्रह पर चलते हुए ट्रस्टीशिप, पूंजीपति ऑब्लिक जमींदार अस्तेय और अपरिग्रह पर चलते हुए न्यासी, ट्रस्टी की भांति, न्यासी ट्रस्टी की भांति संपत्ति का देख रेख करे। ठीक है, नेक्स्ट, कर्मचारी ऑब्लिक श्रमिक ऑब्लिक किराएदार को भी सहस्वामी मानना चाहिए। सहस्वामी, को ऑनर, सहस्वामी मानना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट, यदि राज्य हिंसा के द्वारा पूंजीवाद को दबाएगा तो स्वयं भी हिंसा का शिकार होगा। पैराग्राफ छोड़कर ऐसे विचार प्रस्तुत कर गांधीवादी चिंतन मार्क्सवादी चिंतन के नजदीक आ जाता है, किंतु मार्क्सवादी चिंतन के नजदीक आ जाता है, किंतु यह उसका समानार्थी नहीं है। यह उसका समानार्थी नहीं है। 100% हिंसा की बात नहीं करेंगे। वो भौतिकवादी था, ये आध्यात्मवादी है, अलग। अब नीचे लिख दीजिए असमानता। असमानता ब्रैकेट में लिख दीजिए मार्क्सवादी बनाम गांधीवादी। असमानता के तत्व कौन कौन से नजर आते हैं? ठीक है, पॉइंट्स में जाइए। तो पहला, मार्क्सवादी विचारधारा एक भौतिकवादी विचारधारा है। भौतिकवादी ऑब्लिक विज्ञानवादी भी लिख दीजिए, है ना। मतलब 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन, कुछ करोगे तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी, डायलेक्ट्रिकल मेथड। पूंजीपति लूटेगा गरीब को तो गरीब से बैकफायर होगा, ऐसी मान्यता के आधार पे बातें बताई गई। क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा एक भौतिकवादी ऑब्लिक विज्ञानवादी विचारधारा है, जबकि गांधीवादी विचारधारा आध्यात्मवादी ऑब्लिक प्रकृतिवादी ऑब्लिक प्रकृतिवादी ऑब्लिक सद्गुणवादी वर्चुअस विचारधारा है। ठीक है। दूसरा, मार्क्सवादी विचारधारा में हिंसात्मक संघर्ष, हिंसात्मक क्रांति, है ना, रिवॉल्यूशन, हिंसात्मक क्रांति पर बल दिया गया है। जबकि गांधीवादी विचारधारा में अहिंसा और सत्याग्रह, भी पढ़ेंगे आगे। सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे पहलुओं पर बल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट,
मार्क्सवादी विचारधारा में पूंजीपतियों के शोषण पर भी बल दिया गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि कैसे होगा। पहले भी बताया है ब्रीफ में कैसे होगा जी। पहले पूंजीपति लूटेगा, स्टेट और ब्यूरोक्रेसी तंग करेगी, उसके बदले में प्रोलेटेरियत से निर्देशित क्रांति होगी। तो क्या होगा, प्रोलेटेरियत का अधिनायकवाद। अब जो भी कैपिटल है, अधिशेष है, वो सर्वहारा के हाथ में आ जाएगा, फिर वो बॉस बनेगा, वो पूंजीपति का दमन करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें दमन, हिंसा, मारधाड़ छुपा हुआ है, गांधी से मैच ही नहीं करेगा। सहज स्वभाव, प्रकृति, आध्यात्मवाद से मैच ही नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, किंतु इसी में लिख दीजिए आगे, दमन पर बल दिया गया है, किंतु गांधीवादी विचारधारा में पूंजीपतियों को ट्रस्टी, न्यासी बनाने पर बल दिया गया है। साथ ही पूंजीपतियों के नैतिक उदय के माध्यम से दान, डोनेशन, श्रमिकों के हित पर बल देने का विचार प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखिए ना, कार्ल मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी है। पश्चिमी दुनिया में देखिए, सब दान ही तो कर रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR, हैथवे इन्वेस्टमेंट, कौन पैसा देता है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, है ना। गुजरात का एक डायमंड का बॉस है, हर दिवाली में एम्प्लॉय को कार खरीद के देता है, फ्लैट खरीद के देता है, जिसका नाम पे जो लॉटरी आ गया, पैसा रखता ही नहीं है। डायमंड का बॉस है, हीरो है। अरेबियाई पेनिनसुला में बहुत शहंशाहों को देता है, बहुत जाइंट कंपनी है, कमाता है, एम्प्लॉय को दान कर देता है। ठीक है। रतन टाटा, एम्प्लॉयज में देखिए इतना पैसा। तो गांधीयन थॉट्स ही तो है, नैतिक उदय ही तो है ये। अगर होश ठिकाने नहीं आया रहता कि देखो यार, खुश रहना संभव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन को, अब देखिए इन लोगों को कैसे खुश रखा जाता है, लग्जरी वग्जरी सब हो गया, खुश नहीं रह सकते। स्किन लटक रहे हैं तो बुटॉक्स का इंजेक्शन मारा, ठीक हो गया। अब इंजेक्शन मारने से भी स्किन सीधा हो नहीं रहा। तो धरती का ज्ञान हुआ कि अब समय जाने वाला है। हेयर बुटॉक्स, स्किन बुटॉक्स, पता नहीं क्या क्या बुटॉक्स करके कितना दिन चलोगे, अंत में तो सब वही होना है, मच्छर काटने से जो होता है। तो फिर ज्ञान इंडिया वाला चलता है, इसलिए ना जगत गुरु है। तो लोगों को समझ, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना सब दानिये हो रहे हैं। देखिए कंपनियों का मालिक कहाँ पूंजीपति लूट ले रहा है, सब दे ही तो रहा है समाज को, कर्मचारी को। तो इन अर्थों में क्या है, गांधीयन थॉट्स अधिक पावरफुल है आज की दुनिया में। कार्ल मार्क्स जरूर फेल हो गए, लेकिन ये आइडियाज मिल रहे हैं। तो अब अगर प्रश्न आ जाए कि क्या आपके विचार में गांधीवादी विचारधारा क्या मार्क्सवादी विचारधारा का समानार्थी है, तो क्या आंसर दोगे? एक शब्द में नहीं देना। थोड़ा जब वो भी पढ़ लेंगे तो उससे तुलना करते हुए फिर वो भौतिकवादी है या ऐसा है, इसमें ह्यूमन नेचर, ऐसा निकाल के मिला जुला के आंसर हमें करना होगा। ठीक है। अभी और भी चीज़ें हैं, हम आगे अब कल अब देखेंगे। ठीक है, आज लगातार ही हमारे क्लासेस हैं। ठीक है, कल देखते हैं।